जरा कल्पना कीजिए साराजेवो शहर की एक बिल्कुल अनजान सी सड़क। एक आम सा दिन है और अचानक एक अकेली गोली चलने की आवाज आती है। मतलब बंदूक से निकली शीशे की एक बहुत छोटी सी गोली। राइट। लेकिन वो एक गोली सिर्फ ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार की जान नहीं लेती, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो पूरी दुनिया का नक्शा फाड़ कर रख देती है। मतलब वो सदियों पुराने साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देती है और ऐसे विनाशकारी हथियारों को जन्म देती हैं जिनका खौफ आज भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। सही बात है। और यही वजह है कि जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स को पलटते हैं ना, हाँ, तो इतिहास कोई पुरानी या धूल खाई हुई टाइमलाइन नहीं लगता। हाँ, मतलब ये एक थ्रिलर कहानी की तरह खुलता है, हाँ। जहां हर घटना किसी दूसरी बड़ी घटना का ट्रिगर है। आदाब और नमस्कार। आज की हमारी इस डीप डाइव का मकसद ही यही है। बिल्कुल। कर नहीं देखने वाले। आज हम अपने स्रोतों की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं, ये डिकोड करने के लिए कि कैसे विचारों में आया एक छोटा सा बदलाव, जिसे दुनिया पुनर्जागरण कहती है। हाँ, वही पुनर्जागरण और मशीनों की खटपट ने मिलकर एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने हमें क्रांतियों, राष्ट्रवाद, हाँ, और आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े महायुद्धों के मुहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। राइट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आखिर क्यों और कैसे हुआ। मतलब कैसे एक चित्रकार की तूलिका से निकली सोच आखिरकार परमाणु बम के धुएं तक पहुंच गई। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सी तुलना आ रही थी। अच्छा। कैसी तुलना? ऐसा लगा जैसे 15वीं सदी में ना मानवता के सॉफ्टवेयर को, यानी हमारे सोचने और दुनिया को देखने के नजरिए को पुनर्जागरण या रेनेसां के जरिए अपग्रेड किया जा रहा था। राइट। और फिर 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने आकर दुनिया के हार्डवेयर को बदल दिया। मतलब मशीनें और उत्पादन सब बदल गया। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली तुलना शुरुआत के लिए काफी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन असलियत में ये बदलाव इससे कहीं ज्यादा जटिल थे और आपस में गुंथे हुए थे। ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड था ना, जिसकी शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई, फ्लोरेंस से। इसने बहुत ही बुनियादी स्तर पर काम किया। इसे हम मानवतावाद या ह्यूमनिज्म कहते हैं। मानवतावाद? मतलब इंसान को अहमियत देना? हाँ, लेकिन उस दौर के हिसाब से सोचिए, जब हर चीज के केंद्र में सिर्फ धर्म और परलोक होता था। अच्छा, मतलब जिंदगी बस मरने के बाद के लिए थी। बिल्कुल। लेकिन फिर पेट्रार्क आए, जिन्हें मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। राइट। और दांते, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी। हाँ, दांते का नाम तो स्रोतों में काफी प्रमुखता से है। तो इन्होंने एक नया विचार दिया कि इंसान का जीवन सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं है। इस दुनिया में भी इंसान की अपनी एक अहमियत है। और कला के क्षेत्र में तो इसका असर एकदम साफ दिखता है। हमारे नोट्स में लियोनार्डो दा विंची की द लास्ट सपर और मोनालिसा, राइट, और माइकल एंजेलो का भी जिक्र है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। आखिर इन कलाकारों ने ऐसा क्या बदल दिया कि उसे एक क्रांति माना जाए? मतलब पेंटिंग तो पहले भी होती थी। फर्क तरीके का था। कैसे? इन कलाकारों ने धर्म और देवताओं की काल्पनिक तस्वीरों से ध्यान हटाकर असली मनुष्य की शारीरिक संरचना पर फोकस किया। अच्छा। मतलब उसकी नसों, उसकी मांसपेशियों और उसकी असली भावनाओं को अपनी कला के केंद्र में रखा। उन्होंने इंसान को जैसा वो है वैसा देखना शुरू किया। अरे वाह! तो नजरिया बदल रहा था। बिल्कुल। और जब नजरिया बदलता है तो राजनीति और समाज कैसे अछूते रह सकते हैं? यहाँ मुझे मैकियावेली की किताब द प्रिंस, हाँ, द प्रिंस, और टॉमस मूर की यूटोपिया याद आती है। द प्रिंस ने तो राजनीति के मायने ही बदल दिए थे। मतलब मैकियावेली ने खुले तौर पर कहा कि एक राजा को सिर्फ आदर्शवादी या धार्मिक नहीं होना चाहिए। सत्ता बचाने के लिए उसे व्यवहारिक और कूटनीतिक होना चाहिए। उसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से एकदम अलग कर दिया। और दूसरी तरफ मार्टिन लूथर, उनका काम तो सच में एक बड़ा धमाका था। हाँ, लूथर का प्रभाव बहुत गहरा था। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था ना? राइट। लेकिन मुझे ये समझाइए कि एक अनुवाद से धर्म सुधार आंदोलन की नींव कैसे पड़ गई? क्योंकि लूथर ने बीच के बिचौलियों को खत्म कर दिया। अच्छा। देखिए, जब बाइबल सिर्फ लैटिन में थी तो आम आदमी को पादरियों पर निर्भर रहना पड़ता था कि ईश्वर क्या कह रहा है। समझ गया। तो जर्मन अनुवाद का मतलब था डायरेक्ट कनेक्शन। राइट। अब आम इंसान खुद पढ़ सकता था, खुद सवाल कर सकता था। तो इसी सोचने की आजादी ने ही कोपरनिकस को ये कहने की हिम्मत दी
कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सूर्य केंद्र में है। और इसी आजादी ने आगे चलकर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए जमीन तैयार की होगी। एकदम सही। आहा, अब मुझे वो हार्डवेयर अपग्रेड वाला कनेक्शन समझ आ रहा है। हाँ। जब इंसान ने अंधविश्वास छोड़कर सवाल पूछना और वैज्ञानिक तर्क करना शुरू कर दिया, तो उसने प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। राइट। और इसी प्रयोग ने हमें औद्योगिक क्रांति तक पहुंचाया। लेकिन स्रोतों में एक बात उभर कर आती है, ये मशीनों वाला धमाका इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि शुद्ध अर्थशास्त्र और भूगोल था। कैसे? इंग्लैंड के पास उस समय प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहा था, जो मशीनों का भोजन है। बिल्कुल। और साथ ही इंग्लैंड एक बड़ी औपनिवेशिक ताकत बन चुका था, तो उनके पास कच्चा माल और पैसा बहुत था। उन्होंने ये पैसा सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग में लगाया। अच्छा, नोट्स में जेम्स हार्ग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी का जिक्र है, जो 1765 में आई थी। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि ये बस एक चरखा ही तो है जो थोड़ा तेज चलता है। इसमें इतनी बड़ी क्या बात थी? बात सिर्फ तेज चलने की नहीं थी। स्पिनिंग जेनी ने उत्पादन का पूरा ढांचा ही पलट दिया। अच्छा। पहले कपड़ा घर पर बनता था, अब इतने बड़े और महंगे यंत्र आ गए कि उन्हें रखने के लिए कारखाने बनाने पड़े। ओह, तो लोग घर छोड़कर शहरों में कारखानों में काम करने लगे। बिल्कुल। मतलब इस एक मशीन ने सामंतवाद को, जहां ताकत जमीन में होती थी, उसे खत्म करना शुरू कर दिया और पूंजीवाद को जन्म दिया, जहां ताकत कारखाने के मालिक के पास थी। एकदम सटीक। और मशीनों का विकास यहीं नहीं रुका। और क्या हुआ? 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप इंजन का रेलवे में प्रयोग किया, जिससे माल ढोना आसान हो गया। राइट। फिर 1815 में हम्फ्री डेवी के सेफ्टी लैंप में खदानों के अंदर होने वाले धमाकों को कम किया, तो उससे और ज्यादा कोयला निकाला जाने लगा। बिल्कुल। लेकिन जरा रुकिए। हाँ, बताइए। एक तरफ तो पुनर्जागरण ने इंसान को बताया कि वो आजाद है, उसके पास तर्क करने की शक्ति है, और दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था का पूरा रूप बदलकर पूंजीवाद खड़ा कर दिया। राइट। तो जाहिर सी बात है, जो नया पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान था, वो सदियों पुराने राजाओं और उनके निरंकुश शासन के आगे सिर क्यों झुकाता? बिल्कुल नहीं झुकाता। और यहीं से शुरू होता है क्रांतियों का दौर। हाँ, क्रांतियां। जब पुरानी सत्ता और नई सोच का टकराव होता है ना, तो चिंगारियां उठना लाजमी है। इसका पहला बड़ा धमाका अमेरिका में हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम? हाँ। 1773 की बोस्टन टी पार्टी की घटना। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोगों ने ब्रिटिश जहाजों से चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। राइट। स्रोतों को पढ़कर समझ आता है कि ये कोई चाय की क्वालिटी को लेकर झगड़ा नहीं था। जी नहीं, चाय तो बस एक बहाना थी। असली मुद्दा था बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। मतलब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल। जब अमेरिका के लोग ब्रिटेन की संसद में बैठ ही नहीं सकते थे, तो ब्रिटेन उन पर टैक्स कैसे लगा सकता था? सही बात है। और आखिरकार 1783 की पेरिस संधि से अमेरिका को आजादी मिली। थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। राइट। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि 1789 में अमेरिका ने दुनिया का पहला लिखित संविधान पेश किया। हाँ, ये बहुत अहम था। मतलब राजा के मौखिक आदेशों की जगह अब एक कागज देश चलाएगा। एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और दिलचस्प बात देखिए, जिस साल अमेरिका अपना संविधान लागू कर रहा था, यानी 1789 में, हाँ, ठीक उसी साल समंदर पार फ्रांस में एक और ज्वालामुखी फट पड़ा। फ्रांस की राजक्रांति? बिल्कुल। लुइस सोल्वे का शासनकाल था उस वक्त। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर हमला हुआ। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर ये पूछना चाहूंगा कि बास्तील तो महज एक पुराना किला और जेल था। राइट। तो उसे तोड़ने से पूरी दुनिया का सिस्टम कैसे हिल गया? क्योंकि बास्तील का किला राजा की निरंकुश सत्ता और अत्याचार का एक जीता जागता प्रतीक था। अच्छा, एक प्रतीक? हाँ। जब भीड़ ने उस किले को तोड़ा, तो वे सिर्फ ईंटें नहीं गिरा रहे थे, वे उस धारणा को तोड़ रहे थे कि राजा को ईश्वर ने भेजा है। कमाल है। रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने, मॉन्टेस्क्यू के कानून की आत्मा है ना? बिल्कुल। इन्होंने बरसों से लोगों के दिमाग में ये बात भर दी थी कि शासन लोगों की मर्जी से होना चाहिए। फ्रांस की क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इन्हीं विचारकों की देन था। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या पेंच? अमेरिका की लड़ाई मुख्य रूप से एक राजनीतिक आजादी और टैक्स से आजादी के लिए थी। राइट। फ्रांस की लड़ाई में फोकस समानता
और राजा को हटाने पर आ गया। लेकिन जब हम अपने नोट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1917 की रूसी क्रांति को देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति, हाँ, तो वहां मुद्दा आजादी या समानता से खिसक कर पूरी तरह से आर्थिक अधिकारों और मजदूरों के संघर्ष पर ही टिक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी। कैसे? देखिए, यहाँ हमारे स्रोतों में वामपंथी मार्क्सवाद से लेकर आगे चलकर घोर दक्षिणपंथी नाजीवाद तक का जिक्र आता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा मकसद किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना या उनका समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल, हम तो बस स्रोतों में दी गई ऐतिहासिक जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। राइट। हम बस ऐतिहासिक रूप से ये डिकोड कर रहे हैं कि इन विचारों ने जमीनी हकीकत को कैसे बदला। तो रूस के मामले में वहां औद्योगिक क्रांति का जो बुरा पहलू था, यानी मजदूरों का अमानवीय शोषण, हाँ, वो चरम पर था। मतलब फ्रांस की क्रांति ने लोगों को राजनीतिक समानता तो दे दी, लेकिन कारखाने के मालिक और मजदूर के बीच जो आर्थिक खाई थी वो वैसी ही रही। बिल्कुल वैसी ही रही। और इसी खाई ने व्लादिमीर लेनिन और ट्रॉट्स्की को मौका दिया। कार्ल मार्क्स का भी तो इसमें बड़ा हाथ था। हाँ, कार्ल मार्क्स ने जो अपनी किताबों दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था ना, उसी को उन्होंने जमीन पर उतारा। मार्क्स का नजरिया एकदम अलग था। कैसे अलग था? उन्होंने इतिहास को सिर्फ अमीर और गरीब, शोषक और शोषित के चश्मे से देखा। अच्छा। उनका नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। राइट। और इसी विचारधारा के दम पर ट्रॉट्स्की की लाल सेना ने रूस में सदियों पुरानी ज़ारशाही को उखाड़ फेंका। कमाल की बात है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि 18वीं और 19वीं सदी में लोगों के दिमाग सच में उबल रहे थे। बिल्कुल उबल रहे थे। लेकिन इन क्रांतियों के बीच एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पैदा हुआ जिसने नक्शे पर नई लकीरें खींच दी। राष्ट्रवाद। हाँ, राष्ट्रवाद। और इसकी अनजाने में शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, है ना? हाँ, सही कहा। फ्रांस की क्रांति के बाद जो अराजकता फैली, उसमें 1804 में नेपोलियन एक सम्राट के रूप में उभरा। भले ही वो 1815 के वाटरलू युद्ध में हार गया, लेकिन अपनी सेनाओं के साथ वो यूरोप के जिस भी कोने में गया ना, वहां वो फ्रांस की क्रांति के विचार ले गया। अच्छा, तो उसने आइडियाज फैला दिए। राइट। लोगों को लगने लगा कि वे किसी राजा की जागीर नहीं है, बल्कि वे एक साझी भाषा और संस्कृति वाले राष्ट्र का हिस्सा हैं। और इसी राष्ट्रवाद के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं इटली और जर्मनी। बिल्कुल। आज जो इटली और जर्मनी हमें एक देश के रूप में दिखते हैं, वे 19वीं सदी के मध्य तक कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। हाँ। इटली के एकीकरण की कहानी तो मुझे किसी फिल्म जैसी लगती है। इटली का एकीकरण काफी हद तक रोमांटिक और आदर्शवादी था। वो कैसे? देखिए, जोसेफ मेज़ीनी ने यंग इटली संगठन बनाया। ये वो लोग थे जो एक आज़ाद इटली का सपना देखते थे। फिर काउंट कावोर आए, जिन्होंने एक कूटनीतिक मास्टरमाइंड की तरह काम किया। राइट। कावूर का दिमाग और मेज़ीनी का सपना। बिल्कुल। और आखिर में गैरिबाल्डी, जिन्होंने अपनी लाल कुर्ती सेना के साथ खून पसीना बहाकर जमीनी लड़ाई लड़ी। लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स। हाँ। और आखिरकार 1871 में रोम इटली की राजधानी बन गया। लेकिन जर्मनी की कहानी तो बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां कोई रोमांस नहीं था। वहां प्रूशा का चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क थे। राइट। उन्होंने 1848 की फ्रैंकफर्ट संविधान सभा के लोकतांत्रिक विचारों को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। और रक्त और लौह की नीति अपनाई। ब्लड एंड आयरन। हाँ, ब्लड एंड आयरन। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि ये रक्त और लौह का असली मतलब क्या था? क्या राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा सिर्फ तलवारबाजी और मारकाटी काम आती है? बहुत उम्दा सवाल है। बिस्मार्क की नीति महज तलवारबाजी नहीं थी। तो क्या थी? उसे राजनीति विज्ञान में रियल पॉलिटिक कहते हैं। रियल पॉलिटिक? हाँ। इसका मतलब है ऐसी राजनीति जो आदर्शों, नैतिकता या भाषणों पर नहीं, बल्कि सत्ता और शक्ति के क्रूर समीकरणों पर चलती है। ओह, मतलब जो काम करे वही सही है। बिल्कुल। बिस्मार्क को मालूम था कि एक ताकतवर जर्मनी बनाने के लिए उसे आसपास के देशों को हराना होगा। इसके लिए उसने जानबूझकर कूटनीतिक धोखे दिए और युद्ध भड़काए। जैसे 1870 का सेडान का युद्ध। राइट, जिसमें उसने फ्रांस को उकसाकर बुरी तरह हराया। तो बिस्मार्क के लिए लौह का मतलब था मजबूत सेना और उद्योग। हाँ, और रक्त का मतलब था युद्ध में बहाया जाने वाला खून। मतलब साम दाम दंड भेद सब जायज था। बिल्कुल, सब जायज था। लेकिन इसका असर ये हुआ कि 1871 आते आते इटली और जर्मनी दोनों एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर गए। हाँ। और इसने ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी स्थापित शक्तियों की रातों की नींद उड़ा दी।
यूरोप का शक्ति संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया। और जब इतने सारे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राष्ट्र एक ही महाद्वीप पर हों और सबको अपने कारखानों के लिए कच्चे माल और उपनिवेशों की भूख हो, तो टकराव तो होना ही था। राइट। पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी थी। और उस बारूद में चिंगारी का काम किया उसी साराजेवो की घटना ने, जिससे हमने आज की डीप डाइव शुरू की थी। बिल्कुल। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या होती है और बस प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। मित्र राष्ट्र बनाम धुरी राष्ट्र। ये युद्ध इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें औद्योगिक क्रांति की मशीनों ने मौत का तांडव किया। भयानक था वो सब। हाँ, मशीन गन, जहरीली गैस और पहली बार टैंकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस युद्ध से भी ज्यादा भयानक था इस युद्ध का अंत। बिल्कुल। जब मैं नोट्स में 1919 की वर्साइली संधि के बारे में पढ़ रहा था ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, हाँ, तो मुझे एक बड़ा आहा मोमेंट मिला। वो कैसे? हमें बताया जाता है कि ये एक शांति समझौता था। राइट। लेकिन असल में वर्साई की संधि कोई शांति समझौता नहीं था। ये दूसरे विश्व युद्ध की एक पक्की स्क्रिप्ट थी जिस पे दस्तखत किए जा रहे थे। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि विजेताओं ने जर्मनी को पूरी तरह कुचलने का फैसला किया। उस पर 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का भारी युद्ध हर्जाना थोप दिया गया उस जमाने में, जो कि नामुमकिन था चुकाना। बिल्कुल। उनके कोयले की खदानें छीन ली गईं और सेना खत्म कर दी गई। आप एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके उसे इतना अपमानित कैसे कर सकते हैं? और फिर उम्मीद करें कि वहां शांति रहेगी। एग्जैक्टली। यही तो सबसे बड़ा पेच है। गणित के हिसाब से वर्साई की संधि ने चरमपंथी की गारंटी दे दी थी। हाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो भयंकर आर्थिक तबाही आई और जर्मनी तथा इटली में हार और राष्ट्रीय अपमान की जो भावना पनपी, राइट, उसी राख में से तानाशाही का जन्म हुआ। इटली में बेनिटो मुसोलिनी उभरा। हाँ, जिसने 1922 में रोम पर मार्च किया। उसने सत्ता पर कब्जा किया, खुद को ड्यूज की उपाधि दी और फांसीवाद की स्थापना की। बिल्कुल। और जर्मनी में तो इससे भी खौफनाक रूप सामने आया, हिटलर का नाजीवाद। हाँ, 1889 में जन्मे एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद खड़ा किया। उसने मीन कैंप या मेरा संघर्ष किताब लिखी। राइट। और उसने वर्साई की संधि के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़काया। गेस्टापो जैसी क्रूर गुप्तचर संस्था बनाई और अत्यधिक चरमपंथी यहूदी विरोधी नीतियां लागू की। इन सब चीजों को पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक तथ्य कई बार बहुत कड़वे होते हैं। और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, दुनिया एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलसने लगी। राइट। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया तो ये लड़ाई सच में ग्लोबल बन गई। और इस युद्ध का जो अंत हुआ ना, वो तो इंसानी इतिहास का सबसे काला अध्याय है। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का गिराया जाना। इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। अगर हम उस धागे को देखें जो हमने शुरुआत में बुना था। कौन सा धागा? इटली के पुनर्जागरण में कलाकारों ने इंसान को केंद्र में रखा। राइट, मानवतावाद। फिर इंसान ने विज्ञान खोजा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में सूत काटने की मशीन बनी, वो मशीनें कारखाने बनी, पूंजीवाद आया। फिर साम्राज्य बनाने की होड़ मची। हाँ, राष्ट्रवाद ने सेनाओं को उकसाया। बिल्कुल। और आखिर में उसी हार्डवेयर अपग्रेड ने, उसी वैज्ञानिक तकनीक ने हमें परमाणु बम तक पहुंचा दिया। राइट। जिसने पलक झपकते ही लाखों इंसानों को राख कर दिया। ये इतिहास की सबसे दर्दनाक विडंबना है। सच में। जो विचार और तकनीक इंसान को स्वतंत्र और सुखी बनाने के लिए शुरू हुए थे, आखिर में वही इंसान के सबसे बड़े विनाश का कारण बन गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि इतिहास कोई अलग थलग पड़ा विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचारों, सत्ता और तकनीक की एक निरंतर चलने वाली कड़ी है। आज हमने देखा कि कैसे 18वीं सदी के हार्डवेयर अपग्रेड और औद्योगिक क्रांति ने सत्ता के समीकरण पलट दिए और भयानक विश्व युद्धों को जन्म दिया। राइट। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा। क्या विचार? आज 21वीं सदी में हम फिर से एक नई क्रांति के बीच खड़े हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, AI और डिजिटल युग की क्रांति। ये एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल यह है कि क्या ये AI क्रांति भविष्य में किसी नए तरह के डिजिटल राष्ट्रवाद या किसी बिल्कुल ही नई और खतरनाक विचारधारा को जन्म देगी? राइट। क्या हमने 20वीं सदी के उस विनाश से और उन थोपी गई संधियों से कुछ सीखा है? या हम फिर से अनजाने में एक नया एडवांस निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए।
आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।